गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा करती हूँ कि आप सबका पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जैसे कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे एडवांस अकाउंट्स का। बट उसके पहले मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी थी जो एक्चुअली ये रहा। हाँ, तो बेसिकली हमारे क्लासेस का नाम क्या है? अक्षय ठक्कर क्लासेस। तो अभी इसका ये क्लासेस का मोटिव भी है कि लेट्स लर्न टुगेदर। और हम क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? एफ वाई जी सी प्रोवाइड करते हैं और एस वाई जी सी। तो एफ वाई जी सी भी है, मतलब यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। एफ वाई जी सी, एस वाई जी सी, एफ वाई बी कॉम से लेके टी वाई बी कॉम भी है। एंड बहुत रीजनेबल प्राइस पर है। सो प्लीज गाइस, जो भी अभी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी को भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके। और एफ वाई बी कॉम ऐसे नहीं, और बैफ भी एंड ऑल अदर कोर्सेज, बी बी कॉम हो गया, लाइक बी बी आई और बीएमएस, ये बाकी सब कोर्सेज अवेलेबल है। और प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे पास सीए है, सीएस और सीएमए। एंट्रेंस से लेके फाइनल तक पूरा सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ओके। और ये एक्चुअली हम फेस टू फेस बैचेस भी कंडक्ट करते हैं। तो हमारा क्लासेस फेस टू फेस बैचेस पे भी है, और लाइव भी मिलेगा आप लोगों को, और रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप है, अक्षय ठक्कर क्लासेस। तो वो आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारा वेबसाइट भी है। ओके। सो अगर अभी आपको कुछ अगर इंक्वायरी या कुछ आएगा तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर देना, और वेबसाइट विजिट कर लेना। ओके। और हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके। टेलीग्राम का नाम है एच सी ए अक्षय ठक्कर क्लासेस। और इंस्टाग्राम पे डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ओके। सी ए अंडर अक्षय ठक्कर क्लासेस। और यूट्यूब पे तो अभी आप देख ही रहे हो, सो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अक्षय ठक्कर क्लासेस का। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टुडेज सेशन। आज हम करेंगे AS7। AS7 क्या है? AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग डेटा, पहले तो सबसे लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर मिसेस राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, मटेरियल यूज दिया 21 lakhs, जिसमें से मटेरियल कॉस्टिंग 4 lakhs इज स्टिल लाइंग अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अनयूज्ड है मतलब यूज नहीं किया है अभी तक, तो उसको हम कॉस्ट में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 21 माइनस 4 lakhs आ जाएगा, 17 lakhs आ जाएगा इसमें। और फिर क्या, लेबर एक्सपेंसेस फॉर वर्कर्स एंगेज एट साइट रुपीज 16 lakhs, जिसमें से 1 lakhs इज स्टिल अनपेड। अभी ये लाइन देख के आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें से ऐड मत कर देना कि ठीक है आउटस्टैंडिंग है तो फिर ऐड कर देते हैं। ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। गॉट इट? तो इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ 16 lakhs ही आपका लेबर एक्सपेंसेस आ जाएगा। और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 lakhs। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड उसका 7 lakhs है, उसमें से एडवांस पे टू सब कॉन्ट्रैक्टर इज रुपीज 4 lakhs। एडवांस जो भी पे किया है वो ये सेम जैसे ऊपर ये डिस्क्लोजर था, उसी तरह से ये भी एक डिस्क्लोजर है। तो एडवांस हमें लेस नहीं करना है, हमें बस इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। ओके। फिर फर्दर कॉस्ट दिया है कितना? 35 lakhs। हमें करना क्या है? हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS7। तो अभी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज 85 lakhs। तो ये 80 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया, ठीक है। टोटल हमें इतना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मिलेगा। और हम अभी कॉस्ट निकालते हैं हम लोग। मटेरियल कितना इशू 21 lakhs। 21 - 4, ये के लिए मटेरियल अनयूज था, तो ये 17 lakhs आ जाएगा। उसमें हम लेबर एक्सपेंस 16 lakhs ऐड कर देंगे। और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो 5 lakhs एडिशन हो जाएगा। और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो 7 lakhs का है वो भी ऐड कर देंगे। ये एडवांस का कुछ करना नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट हमारा कॉस्ट हो जाएगा 45 lakhs। और इसमें यहाँ पर फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड बोला है, तो उसको ऐड करके हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगा। अभी हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, उसके लिए कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, अभी मतलब टिल डेट हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन टोटल कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा? 56.25%। ओके। तो 56.25% हमारा अभी तक काम कंप्लीट हो गया है।
तो अभी उतना काम कंप्लीट हो गया, तो उसके हिसाब से अपने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया था 85 लाख, तो 85 लाख के ऊपर अगर 56.25% मारेंगे तो फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट आ जाएगा 47,81,250 एंड टिल डेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा 45 लाख। बस इतना ही था क्वेश्चन में और बाकी कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, Rajendra undertook a contract of 20 lakhs on an arrangement that 80% of the value of work done as certified by the architect of the contractee should be paid immediately and that remaining 20% be retained until the contract was completed. मतलब इसमें क्या बोल रहे कि राजेंद्र ने 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें से एक अरेंजमेंट किया उन्होंने कि 80% हम तभी का तभी पे करेंगे, बट 20% हम कब पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद पे करेंगे। तो उसी तरह अगर ईयर 1 में देखा जाए तो अमाउंट कितना एक्सपेंडेड कितना है 8,60,000, उसमें से वर्क सर्टिफाइड अपना 8 लाख था, तो 8 लाख में से 80% वॉज पेड एज एग्रीड, मतलब 80% हमें तभी के तभी इमीडिएटली पे करना था और 20% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर इसमें फर्स्ट ईयर में फर्दर एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया हमने 10 लाख रुपया, ओके। और इन ईयर 2 द अमाउंट एक्सपेंडेड फॉर ₹4,75,000, उसमें से 3/4 वो सर्टिफाइड, उसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना 3/4 है, तो 3/4 कितना आ जाएगा 3,56,250 और उसमें से 80% वॉज रिसीव्ड अकॉर्डिंगली, तो उसके हिसाब से 80% अभी 20% बाद में। और इसमें सेकेंड ईयर में फर्दर फ्यूचर एक्सपेंडिचर कितना बोला था 4 लाख, और अभी ईयर 3 में देखा है तो अमाउंट एक्सपेंडेड ₹3,10,000 और द होल ऑन June 30th, ओके। और थर्ड साल में ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, तो हमें दिखाना क्या है, शो हाउ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राजेंद्र एवरी ईयर, ओके। तो अभी पहला साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो पहला साल का अमाउंट एक्सपेंडेड इज 8,60,000 और उसमें फ्यूचर एक्सपेंडिचर कितना बोला है 10 लाख रुपया, तो 8,60,000 और ये 10 लाख रुपया, तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर अपॉन फ्यूचर एक्सपेंडिचर मिला के अपना टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ईयर 1 आ जाएगा। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर ईयर 1 अपॉन टोटल कॉस्ट, ओके, इनटू 100, तो अपना कितना आ जाएगा ईयर 1 का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 46.24%। तो अगर वो रेवेन्यू अपना रेवेन्यू 20 लाख रुपया था, ओके, रेवेन्यू अपना कितना था 20 लाख रुपीस, इतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मिला के हमारा रेवेन्यू फॉर ईयर 1 के लिए कितना हो जाएगा 9,24,800। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ईयर 2। ईयर 2 में अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4,75,000 हुआ था, ओके, ईयर 2 में 4,75,000 और उसमें से फ्यूचर एक्सपेंडिचर कितना था ईयर 2 का 4 लाख रुपीज, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वॉज 4,75,000 और फ्यूचर वॉज ₹4 लाख। और हमें एक्चुअली हम ईयर 2 का निकाल रहे थे, इसलिए हम फर्स्ट ईयर का भी एक्सपेंडिचर लेंगे उसमें, जो एक्चुअली इनकर हुआ है, ठीक है, जो एस्टिमेट किया था वो नहीं लेंगे सेकेंड ईयर में, जो एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर हुआ था ईयर 1 में वो लेंगे सिर्फ 8,60,000, टोटल अपना कितना हो जाएगा 17,35,000। अभी इसका परसेंटेज ऑफ वो कंप्लीटेड निकालेंगे तो 4,75,000 प्लस 8,60,000, ओके, ये तो फ्यूचर एक्सपेंडिचर है ना, इसको नहीं लेंगे, तो 4,75,000 प्लस 8,60,000 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर 76.95% फॉर सेकेंड टिल सेकेंड ईयर, इतना अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। तो उसके हिसाब से रेवेन्यू पे 76.95% करेंगे तो 15,39,000 आ जाएगा, और इसमें से हमने रेवेन्यू ईयर 1 में कितना रिकॉग्नाइज किया है 9,24,800, तो हमें 15 में ये 15,39,000 स्टिल सेकेंड ईयर 2 साल का मिला के, तो उसमें से अभी सेकेंड ईयर का सिर्फ चाहिए, तो फर्स्ट ईयर का माइनस करके हम लोग सेकेंड ईयर पे मिल जाएगा, ओके। नाउ फॉर ईयर 3, अभी ईयर 3 में होल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो तीसरे साल में कंप्लीट हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसमें थर्ड ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करेगा, अपना टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 20 लाख, उसमें से टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी तक कितना हमारा हुआ था 15,39,000 अपना टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया, तो पूरा थर्ड ईयर में कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग 4,61,000, ओके। बस बाकी तो कुछ था नहीं, बस आप लोग इतना देखना कि हम जो जब भी फर्स्ट ईयर में, तो ठीक है फर्स्ट ईयर का इजी था, सेकेंड ईयर में जब हम निकालते हैं तो हमें सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेना है ईयर 1 का और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, और ईयर 3 में तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, AP Limited, a construction contractor undertakes the construction of commercial complex for K Limited. AP Limited submitted separate proposals for each of 3 units of commercial complex.
A single agreement is entered into between two parties. The agreement lays down the value of each unit of 3 units. मतलब हर एक एग्रीमेंट का वैल्यू भी निकाला जा रहा है, हर एक एग्रीमेंट का सेपरेट प्रपोजल भी दिया है। अभी हर एक का वैल्यू कितना है, 50 लाख, 60 और 75। एग्रीमेंट क्या ले डाउन करता है, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम भी बता रहा है कि हर एक यूनिट में कितना टाइम लगा कंप्लीट होने के लिए। तो हमें कमेंट क्या करना है, विद रेफरेंस टू एएस with reference to AS7, whether AP Limited should treat it as a single contract or 3 separate contract। मतलब हमें दिखाना है, हमें पूछा है कि AP Limited ये तीनों को भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा कि हर एक को अलग अलग तीनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। अभी AS7 में कैसे होता है ना कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ एसेट्स, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ एसेट्स है, तो हमें उसको सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड करना है कि नहीं, उसके लिए उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो फिर उसको सेपरेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पहला क्या है, सेपरेट प्रपोजल आना चाहिए। यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट में हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर एक यूनिट के लिए सेपरेट प्रपोजल्स आए तो सेपरेट प्रपोजल्स का कंडीशंस फुलफिल होता है। फिर ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट नेगोशिएशन भी दिया था क्वेश्चन में। और द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का हमें कॉस्ट दिया था, 20-25 ऐसे कुछ दिया था। तो तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसीलिए हम इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करके रिकॉर्ड करेंगे। तो therefore Mr. AP Limited is required to treat construction of each unit as a separate construction contract. Okay? अभी सेकंड में क्या पूछा है, ऑन 1st December 2017 GR Construction Company undertook a contract to construct a building of 45 lakhs. On 31st March 2018 the company found that it had already spent 32.5 lakhs. मतलब 31st March 18 को ये लोग को पता लग गया कि 32.5 lakhs ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 45 lakhs का। एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 15.10 lakhs। एस्टिमेट कितना और कितना कॉस्ट एस्टिमेट किया, 15.10 lakhs। What amount should be charged to revenue in the final accounts for the year end 31st March 2018? ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना, 32.5 lakhs, और एस्टिमेट कितना किया था आगे, 15.10। टोटल कॉस्ट कितना, 47.60 हो जाएगा। अभी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे तो हम लोग कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 32.5 अपॉन टोटल कॉस्ट, अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 68.28%। अभी फिर इसके अभी फिर टिल डेट हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 45 lakhs, उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा टिल डेट। ओके, तो अभी यहाँ पर अभी अपना टोटल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, 47.6 lakhs, उसमें से टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 45 lakhs। ये टोटल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से टोटल फोर्सिबल लॉस कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, तो 2.60 lakhs हो जाएगा। और AS7 के हिसाब से ऐसा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड करता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को, रेवेन्यू को, तो तब वो एक्सपेंस हमें तभी के तभी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये जो 2.6 lakhs का एक्सपेंस है वो हमें इमीडिएट बेसिस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो अपना है 47.6 lakhs, ये एक्सीड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 45 lakhs। ओके, बस बाकी क्वेश्चन में बस इतना ही था। Question number 4. Sarita Construction Company obtained a contract for construction of a dam. The following details are available. Total contract price दिया है हम लोग को। ओके, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है यहाँ पर 12,000। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, एस्टिमेटेड फॉर द कॉस्ट दिया है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव और टू बी रिसीव्ड। ओके, फिर अभी प्रोविजन AS7 लगा कि हमें ये सब कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31st March 2018, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके सबसे पहले हमारा कॉस्ट क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड, टोटल कॉस्ट हो गया, और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट भी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो मतलब 6250 प्लस 1250 प्लस 8750, तो ये तीनों का एडिशन मिला के अपना टोटल कॉस्ट हो जाएगा माइनस 12,000। वैसे ही किया देखो, 6250 प्लस 1250 प्लस 8750 माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो अपना टोटल फोर्सिबल लॉस आ जाएगा। अभी यहाँ पर कॉस्ट एक्सीड कर रहा है, कॉस्ट इज एक्सीडिंग टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, हम जब भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एक्सीड कर रहा है तो तभी हम वो जो लॉस है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट WIP एज इन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18।
WIP मीन्स कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अपना टिल डेट कॉस्ट कितना है, वर्क सर्टिफाइड प्लस नॉट सर्टिफाइड, तो ये 6250 प्लस 1250 7500 आ जाएगा। बस ये वाला नहीं लेके, क्योंकि ये एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है। WIP पूछा है, दैट मीन्स कॉस्ट टिल डेट, ये दोनों का एडिशन। ओके, देखा जाए तो यस 6250 प्लस 1250 7500 कॉस्ट WIP, कॉन्ट्रैक्ट WIP का कॉस्ट। फिर थर्ड में रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके लिए पहले हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना है 7500 अपॉन टोटल कॉस्ट कितना है 16250 इंटू 100, तो अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना आ जाएगा 46.15%। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 12000 के ऊपर 46.15% लगाएंगे, तो अपने को प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज ₹5538 lakhs। अभी लास्ट में क्या पूछा है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू कस्टमर्स एट द ईयर एंड। मतलब अमाउंट कितना या तो कस्टमर से लेना है या उनको देना है, कितना लेना है देना है। अभी इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करेंगे माइनस रिकॉग्नाइज लॉस, ये होल ब्रैकेट माइनस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड। मतलब ये हमारा टोटल कॉस्ट का पार्ट है, और ये हमने जो बिल्स इशू किया है ना, ये उसका पार्ट है, ये बिल रेस का पार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है अपना 7500 टिल डेट। अपने को प्रॉफिट तो नहीं हुआ है ये केस में लॉस हुआ है 4250 का, ये रहा, ये 4250 का लॉस हो गया अपने को। तो ये होल ब्रैकेट माइनस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव प्लस टू बी रिसीव्ड, ये कितना दिया है, ये दोनों का एडिशन 5500 प्लस 1500, ये दोनों का एडिशन हो गया। तो ये 3250 माइनस 7000। अभी ये साइड कौन सा था, ये कितना हमने बिल रेज किया है, तो हमने 7000 का बिल रेज किया है। ओके, और हमारा कॉस्ट टोटल कितना 3250, मतलब हमने 7000 का बिल रेज किया है विच इज मोर देन 3250, तो अपना आंसर कितना आएगा 3750 आ जाएगा। बट ये अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है या ड्यू फ्रॉम कस्टमर है, वो कैसे समझेगा, ये साइड देख के, ये प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड या प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, ये दोनों के एडिशन के ऊपर डिपेंड है। अगर ये 7000 है, अभी ये केस में 7000 है ना, तो मतलब हमने बिल ज्यादा अमाउंट का रेज किया है, जो कि हमें इतना रेज नहीं करना चाहिए था, तो ये प्रोग्रेस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर ये 3250 है ना, और यहाँ पर 3000 अगर होता ना, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर होता, 250 रुपीज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर होता। ये समझा क्या, ये अमाउंट ज्यादा है तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अगर ये कम है तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। गॉट इट। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेस लिमिटेड अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया, इसमें ये क्वेश्चन का एक्चुअली इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एस्केलेशन क्लॉज का एक काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। वर्क सर्टिफाइड दिया, वर्क नॉट सर्टिफाइड है, उसमें से क्या बोला कि इंक्लूड 26,25,000 फॉर मटेरियल इशूड, आउट ऑफ विच मटेरियल लाइंग अनयूज्ड एट द पीरियड इज 1,40,000। अभी ये वर्क नॉट सर्टिफाइड में से 26,25,000 का मटेरियल है, उसमें से अनयूज मटेरियल कितना है 1,40,000, तो उतना हमें लेस करना पड़ेगा। फिर एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितना दिया 17,325, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड इज 14,000, और एस्केलेशन कितना 18% है। ओके, तो हमें क्या निकालने बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर। तो हमारा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना आ जाएगा 17,500। ओके, वर्क नॉट सर्टिफाइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉस्ट टिल डेट। ओके, 17,500। ओके, और ये 3815 है ना, इसमें से 140 माइनस करेंगे क्योंकि ये मटेरियल अनयूज्ड है। ओके, तो 3815 माइनस 140,000, तो ये अपना कॉस्ट ऑफ इनकर्ड टिल डेट आ जाएगा। और फ्यूचर कॉस्ट कितना है हम यहाँ पर 17,325, तो 17,325 ऐड करके टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और अभी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ये जो एस्केलेशन क्लॉज दिया था ना 8% का, तो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 35,000, तो उसके ऊपर यहाँ पर बोला भी है कि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विद एन एस्केलेशन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे एस्केलेशन क्लॉज आ जाएगा। तो 35,000 प्लस 8% अगर आप करते हो, तो 35,000 प्लस 8% हमारा कितना आएगा 37,800 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। ये एस्केलेशन क्लॉज का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो अभी हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन मतलब कितना कंप्लीशन हुआ है उसके लिए निकालने के लिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 21,175 अपॉन टोटल कॉस्ट 38,500, तो 55% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा।
और इसको हम रेवेन्यू पे इतना परसेंटेज लगा कि हमारा रेवेन्यू टिल डेट आ जाएगा, दैट इज 20,790। और हमें लॉस कितना रिकॉग्नाइज करना है टिल डेट? लॉस फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2022, सिर्फ ये साल के लिए हमें लॉस रिकॉग्नाइज करना है। उसके लिए हमें कॉस्ट रिकॉग्नाइज टिल डेट माइनस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टिल डेट, ये दोनों का माइनस करके 385,000, ये हमारा लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 है। अभी हमें पूछा है क्वेश्चन में कि प्रोविजन, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी निकाल लिया, और अभी एडिशनल प्रोविजन कितना बनाना है? अभी प्रोविजन कैसे बनाना है पता है? अभी टोटल एस्टिमेटेड लॉस कितना हो गया अपना, टोटल कॉस्ट कितना है, सॉरी टोटल कॉस्ट कितना है 38,500, उसमें से टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 37,800, तो हमारा यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? टोटल लॉस इज 700, इसमें से 385 जो अभी ऊपर निकाला हमारा, ये हमारा करंट ईयर का लॉस था, तो वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो लेस किया, फिर जो बचा हुआ है 315, इसका प्रोविजन बनाना है। ओके, बिकॉज ये जो लॉस हुआ है ये हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज ग्रेटर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सो ये वाला लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और ये 315 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर ही हम AS7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। अभी हम AS9 पे मूव करते हैं। ओके, ये क्या आ गया? कुछ नहीं। नाउ लेट्स मूव टू AS9, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये जो भी हम AS पढ़ रहे हैं ना, तो AS में ना नंबर के साथ में उसका नाम भी याद रखना, ठीक है? इसका उसका मत लिख के आना, इसका AS का नाम उसके AS में, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 1, a limited sell goods with unlimited right of return to its customer. The following pattern has been observed in the return of sales. मतलब a limited जो goods sell करता है ना, unlimited right of return, मतलब कितनी बार भी रिटर्न करो, तो ये एक एडवांटेज दिया कस्टमर को, अनलिमिटेड राइट ऑफ रिटर्न। अभी टाइम फ्रेम क्या है? रिटर्न फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है? तो बिटवीन 0 to 7 1 month 6%, 1 to 2 is 7, 2 to 3 is 8%. The company has made sales of 36 lakhs in the month of Jan, 48 in the month of Feb, and 60 lakhs in the month of March. The total sales for the financial year have been made for 400 lakhs. पूरे साल का सेल कितना है? 400 लाख, और हमें 3 महीनों का सेल यहाँ पर दिया है, जैन का 36, फेब का 48, और मार्च का 60 lakhs, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 320 lakhs। तो हमें करना क्या है यहाँ पर? डिटरमाइन करना द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एंड रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज एज ऑन 31st of March। तो अभी अमाउंट ऑफ प्रोविजन के लिए सबसे पहले हमें एक वर्किंग करना पड़ेगा। एक तो पहले हमें सेल्स निकालना पड़ेगा, तो तीनों महीने का सेल्स इंडिविजुअली दिया है हमें, तो ये 60, 40, 36। अभी सेल्स वैल्यू, अभी क्यूमुलेटिव अगर सेल्स इसको 60 प्लस 48 108, प्लस 108 प्लस 36 144, और लाइकली रिटर्न कितना है अपना, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। और ये 60 के ऊपर 6% मारा तो 3.60 अपना रिटर्न कितना आ जाएगा? यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में था, यहाँ पर अमाउंट के फॉर्म में है। यहाँ पर परसेंटेज अप्लाई करके 7.56, और 144 के ऊपर 8% है, ठीक है? तो ये हमारा रिटर्न्स आ गया। अभी इसमें से प्रोविजन कितने का बनाना है, उसके लिए वी हैव टू रेफर, एक हमें वर्किंग नोट एक रेफर करते हैं, ठीक है? रेवेन्यू के लिए पहले तो हमारा पूरा साल के लिए सेल कितना दिया था? क्वेश्चन में 400 lakhs दिया था, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था? 320 था, तो ये अपना प्रॉफिट कितना हो जाता है? 80 lakhs। तो इसमें से प्रॉफिट कितना मार्कअप होगा अपना? तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये बेसिक ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितना आ जाएगा? 20%। तो इतना हमें, जितना प्रॉफिट का परसेंटेज है उतना प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। तो 3.6 के ऊपर 20% का प्रोविजन, 7.56 के ऊपर 20% का प्रोविजन, या 11.52 के ऊपर 20% का प्रोविजन। तो इतना टोटल अपने को हमें प्रोविजन बनाना है पूरा। ओके, अभी यहाँ पर रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज में ना, ये थोड़ी बहुत लाइन से जो आप लिख देना, ठीक है? ये एक सोल्यूशन तो हम करेंगे, बट हमें साथ में थोड़ा बहुत रिलेवेंट पॉइंट्स लिखना भी पड़ेगा। तो एज पर AS9, इन ट्रांजैक्शन जहाँ पर इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स
परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग अचीव व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड। हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी? जब वो फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करेगा। और वो फॉलोइंग कंडीशंस क्या है, चलो देखते हैं। पहले तो सेलर ऑफ गुड्स ने ट्रांसफर किया टू द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी इन प्राइस, और ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड। सिर्फ अभी अभी याद करने के पर्पस पे अभी पूरा स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा, आप मेन पॉइंट सिर्फ याद रख लो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, तभी हम सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे। और सेकंड क्या है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसे अनसर्टेनिटी नहीं रहना चाहिए। सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी मतलब कि ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कंफर्म होना चाहिए कि मुझे ये इस सेल से पैसे मिलेंगे। ओके, तो no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of goods. तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए सेल से। ओके, सेल्स के द्वारा जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, तो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तो वो रिकॉर्ड कर लेने का। ओके, तो इसीलिए जो सेल्स है 36 lakhs, 48 lakhs और 60 lakhs जो जैन फेब मार्च में विल बी रिकॉग्नाइज एट फुल वैल्यू, और टोटल रेवेन्यू हमारा 400 lakhs पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बिकॉज देर इज हमारे जो क्वेश्चन दिया उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ओनरशिप का ट्रांसफर हो चुका है। ओके, बस इतना दो कंडीशंस लिख देना, और ये सोल्यूशन का जो एक वर्किंग नोट बना देना, और ऊपर जो टेबल है वो बना देना, काफी हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ BS लिमिटेड, goods of rupees 50,000 were sold on 18th March, but at the request of buyers this were delivered on 15th of April। 50,000 का गुड सेल किया 18 मार्च को, बट बायर ने ही बोला कि भाई 15 अप्रैल को दे दें। तो अभी ये हमने तो बराबर टाइम से दे देते, बट बायर ने बोला कि बाद में दो करके, इसलिए बायर्स के रिक्वेस्ट पे हम उसको डिले कर रहे हैं। तो इस केस में ना, इस केस में हमें जो भी रेवेन्यू को हमें पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 50,000 करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ओके, बट अभी एक्चुअली हम थोड़ा ना ये क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले ना एक प्रोविजन लिख देने का, जो भी अभी यहाँ पर हमें जो अभी ऊपर पड़ा ना हमने दो कंडीशंस, ताकि हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे रेवेन्यू को, तो वही लिख देने का। तो एज पर एज एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये इसका दो कंडीशंस फुलफिल होगा तो ही हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। क्या था वो कंडीशन? सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड, और इसका नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं रहना चाहिए कि जो भी फ्रॉम द अमाउंट डिराइव फ्रॉम द सेल्स, और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड। ओके, तो इसी तरह से अगर ये बायर्स के रिक्वेस्ट पे पहले केस में किया तो भी हमें 50,000 31 मार्च 2018 को ही रिकॉर्ड करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन 13th of Jan 2018 गुड्स ऑफ रुपीज 1,25,000 आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस पे दिया। व्हाट इज कंसाइनमेंट बेसिस? कंसाइनमेंट बेसिस मतलब हम गुड्स जो बेचते हैं ना, एक एजेंट को बेचते हैं। मतलब अभी मैंने किसी को दिया गुड्स बेचने के लिए, और मैं उसको बोलूंगी कि तू थर्ड पार्टी को दे, वो ही इज नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर, ही इज जस्ट अ मीडिएटर। ओके, 13 Jan को गुड्स ऑफ रुपीज 1,25,000 सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, जिसमें से 20% गुड्स अनसोल्ड अलाइंग विद द कंसाइनी। मतलब उसने, मैंने उसको बोला कि गुड्स बेच, बट उसने ना 80% गुड्स ही बेचा, 20% अभी तक उसके पास पड़ा ही है स्टॉक में। सो हमें अभी हम सिर्फ 1,25,000 का जितना उसने थर्ड पार्टी को सेल किया है ना, हमें सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करना है, जितना अल्टीमेट जो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उतना ही रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। ओके, तो वैसे वही बोला है क्वेश्चन में, कंसाइनमेंट सेल में रेवेन्यू शुड बी नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी। 20% गुड्स जो अनसोल्ड है उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री मानेंगे उसके बुक्स में, और सेल्स हम कितना 80% ही रिकॉग्नाइज करेंगे 1,25,000 का। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि रुपीज 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। 1 लाख का गुड्स हम अप्रूवल बेसिस पे भेजे कि ठीक है तू अप्रूव करेगा तभी मैं उसको कंसिडर करूंगा। बट आगे देखते हैं, कब बेचा? 1 दिसंबर 2017। पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना? 3 महीने का अप्रूवल दिया कि 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं, अभी मैं बेचूंगा, बट 3 महीने तक अप्रूवल का टाइम देता हूँ। अगर उसके बाद भी अप्रूवल नहीं आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो उसको हम डीम्ड अप्रूवल मान लेते हैं। आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड, यही उसके बाद वो सोल्ड कंसिडर्ड हो जाएगा। बायर ने सेंड किया अप्रूवल,
75% का गुड्स सेंड किया, कब किया? 31 Jan 2018, और ये 1 December 2017 से 3 महीना कब होगा? 1 December 2017, 1 Jan 2018 एंड 1 Feb 2018। ओके, ये 1 Feb 2018 तक अप्रूवल आएगा तो हम उसको मानेंगे कि अप्रूव्ड है। अगर उसके बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं आता तो दैट इज डीम्ड अप्रूवल। अभी उसने अप्रूवल कब भेजा? 31 Jan 2018 को भेजा है, दैट इज मीन्स 75% का अप्रूवल भेजा है। ठीक है, अप्रूवल भेजा 75% का, 25% का बाकी उसने कुछ बोला नहीं है, या अप्रूवल भी नहीं दिया, डिसअप्रूवल भी नहीं दिया, मतलब क्या? मतलब वो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा, और 31 March 2018 तक उसने कुछ बोला नहीं है, तो दैट इज डीम्ड अप्रूवल। सो बेसिकली पूरा 1 लाख रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 75% का अप्रूवल तो हो गया था, बाकी 25% का कुछ रिप्लाई आया नहीं है, तो दैट इज डीम्ड अप्रूवल। ओके, तो यही बोला है कि इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर, नहीं सॉरी सोल्यूशन 3, गुड्स जो अप्रूवल बेसिस पे सोल्ड होता है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर। ओके, तो इसलिए हमें रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? टोटल पूरा सेल का 1 लाख का रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीरियड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स हैड एक्सपायर्ड, इसलिए हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? पहला केस में कितना रेवेन्यू था? 50,000 पूरा रिकॉग्नाइज, और इसमें 80% 1,25,000 का, और लास्ट केस में पूरा 1 लाख, तो 2,50,000 पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब हर एक कंडीशंस जो दिया है ना, तीनों को ऐड करके हमें कंक्लूजन बताना था कि टोटल कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है एज पर AS 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है, मतलब ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। Indicate in each case whether revenue can be recognized and when it will be recognized as per AS 9। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कॉलम रिसीव्ड। अभी ट्रेड डिस्काउंट और कॉलम रिसीव्ड ये कोई रेवेन्यू है क्या? नहीं, ये कोई रेवेन्यू नहीं है, ये एक रिडक्शन इन कॉस्ट है। मतलब अभी हम कोई कस्टमर को बोलते कि अगर तुमने लॉट में सामान दिया तो हम तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ओके, या फिर ये कॉलम रिसीव्ड या रिबेट्स, दैट इज बेसिकली रिबेट्स। ओके, सो ये हमें ट्रेड डिस्काउंट हमें बल्क परचेज पे मिलता है, सो दिस इज नॉट ए रेवेन्यू, दिस इज रिडक्शन इन कॉस्ट। ओके, तो यही बोला यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट्स रिसीव्ड आर नॉट एनकम्पास विद द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू की डेफिनेशन में ही नहीं आता ये, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट्स क्या करता है? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेदर गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर्स फॉर रीसेल। अभी रीसेल के लिए भेजा है, अभी रीसेल के लिए गुड्स हम जब भी कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को हम बेचते हैं या किसी और को, रेवेन्यू हम कभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप पास हो जाता है तो। However, in situations the buyer may be in substance be an agent, एंड इन अगर कोई सिचुएशन में अगर समझो बायर जो है वो एजेंट है, तो वो एजेंट जब थर्ड पार्टी को सेल करेगा तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी ये केस में ना उसने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा है। ओके, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप अगर पास हुआ है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वेदर सेलर कॉन्करेंटली एग्रीज टू रीपर्चेज द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट। अभी ये भी मतलब सेलर बोलते हैं कि मैं अभी देता हूँ फिर बाद में मैं रीपर्चेज करूंगा, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। ओके, जहां पर सेलर कॉन्करेंटली एग्री करता है तो रीपर्चेज द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट, दैट इन सब्सटेंस इज अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ये किस तरह का एग्रीमेंट हो जाएगा? फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ओके, जो रिजल्टिंग कैश फ्लो इज नॉट रेवेन्यू एज डिफाइंड एंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। अभी इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन लेता है रेंडरिंग, तो इसको हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। तो इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द इफेक्टिव कमेंसमेंट या रिन्यूअल डेट्स। इसको हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब भी या तो एकदम स्टार्ट में इंश्योरेंस हमारा स्टार्ट हुआ या फिर रिन्यूअल बेसिस पे जब भी रिन्यू होगा तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। लास्ट है on 11th of March 2019, cloth worth ₹50,000 was sold to Xmart, but due to refurbishing of their showroom being underway on their request, clothes were delivered on 12th of April. अभी 50,000 का गुड्स हमने सेल किया, बट कस्टमर की डिमांड पे हमने उनको 12th of April को गुड्स डिलीवर किया, तो भी हम इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि ये एक डिले कस्टमर की तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से नहीं हुआ है। सो अगर बायर्स रिक्वेस्ट पे हम डिले करते तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते उसी साल में। ठीक है, तो वही बोला कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर इन 31 March 2019। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन भी है कि डिलीवरी विल बी मेड एंड आइटम्स वर रेडी फॉर डिलीवरी टू द बायर एट द टाइम, क्योंकि डिलीवरी तो हमारी तरफ से रेडी था बट आपकी तरफ से डिले हुआ है।
ये एक एक्सप्लेनेशन लिख देने का। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेनबो. लेट्स कम ऑन गाइस, अभी थकना नहीं है, ठीक है। इसमें करना क्या है हमें, इन ईच ऑफ द अबव केसेस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस विद वैलिड रीजंस द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू. कितना अमाउंट हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है हर एक केस में, बाद में टोटल एडिशन करके सबका टोटल रेवेन्यू बोलना पड़ेगा. On 15th of November, goods worth rupees 5 lakhs were sold on approval basis. 5 लाख का गुड्स अप्रूवल बेसिस पे सोल्ड किया. पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना था, 4 months था. इसमें से देवर कंसिडर, उसके बाद वो लोग कंसिडर्ड सोल्ड कंसिडर किया जाता है. तो बायर ने कितने का अप्रूवल भेजा, 75% का भेजा 31 जैन को. इसका 15 नवंबर को गुड्स सोल्ड किया और इसमें से 4 months कब होगा, 15 नवंबर के बाद 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च. 15 मार्च तक अप्रूवल दे सकता था. 31 जनवरी को उसने अप्रूवल दे दिया और बाकी अप्रूवल ही नहीं दिया 25% बाकी के लिए, मतलब वो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा. ओके, तो वही बोला है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द टोटल सेल्स ऑफ 5 lakhs as a time period for rejecting the goods had expired. Okay. Now on 31st March, goods worth rupees 2,40,000 were sold to Bright Limited. But due to refurnishing of showroom being underway on the request, goods were delivered. ये भी सेम जो अभी ऊपर देखा हमने, बायर्स के रिक्वेस्ट पे डिले हुआ है तो इसको हम तो हमारे इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. ओके, सो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एंटायर सेल ऑफ 2,40,000 इन दी year in 31st March. Rainbow Limited supplied goods rupees 6 lakhs to Shyam Limited and concurrently agrees to repurchase. अभी repurchase का बात है फिर से, तो हम repurchase में तो इसके रेवेन्यू कंसिडर नहीं करते as per AS 9. ओके, एक बार देख लेते हैं. यस, इट्स अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट. बेसिकली रीपर्चेस करना है, इसको एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है. और द रिजल्टिंग कैश फ्लो इनफ्लो इज नॉट ए रेवेन्यू. ओके, फिर ड्यू लिमिटेड यूज सर्टेन एसेट्स ऑफ रेनबो. एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का सर्टेन एसेट्स यूज किया और 7.5 lakhs उसको एंड 12 lakhs. 7.5 lakhs एज ए इंटरेस्ट मिला और 12 lakhs एज ए रॉयल्टी मिला. तो इंटरेस्ट और रॉयल्टी को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बेसिकली इंटरेस्ट को हम प्रपोर्शन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, इन टाइम प्रपोर्शन बेसिस. और रॉयल्टी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन अप्रूवल बेसिस पे. ठीक है, इंटरेस्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस, मतलब इंटरेस्ट हम बेसिकली टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और रॉयल्टी को हम अप्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो उसी तरह से हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. On 25th of December, goods worth 4 lakhs were sent on consignment basis. But जिसमें से 40% were unsold, are lying with the consignee at the year end. 40% unsold है, मतलब 4 lakhs का 40% अनसोल्ड है अभी तक, तो उसको हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. हम सिर्फ 60% का रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि सोल्ड हो चुका है. ठीक है, तो 40% goods lying unsold shall be treated as closing inventory and sales should be recognized for 60% of 4 lakhs, that is 2,40,000. ओके, तो इसी तरह से हमारा ये टोटल इतना हर एक केस में रेवेन्यू हमने देख लिया कि कितना कितना रिकॉर्ड करना है. और यहाँ पर ही हमारा होता है खत्म AS 9. तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे. ओके, विल एंड अप अ सेशन ओवर हियर. एंड और एक जाते जाते बात बोलूंगी कि guys, do join Telegram channel and follow us on Instagram and stay connected for more updates. एक सब्सक्राइब करके रख देना आप लोग, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, काफ़ी हेल्पफुल है उनको लास्ट मोमेंट पे रिविजन के लिए. एंड ऐसे नहीं कि लेंदी लेक्चर्स है, हमने ट्राई किया है कि काफ़ी बेनिफिशियल हो, मतलब विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. पूरा लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में जितनी भी बार ये सब क्वेश्चंस पूछे वो सब कवर किया है. ओके, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. अगर आपका जो भी रिव्यूज है प्लीज डू कमेंट. थैंक यू सो मच गाइस.